हेलो एवरीवन, वेलकम टू डायनामिक स्टडी। आज का हमारा टॉपिक है ईआईए, जो कि एनवायरमेंटल साइंस के लिए काफ़ी इम्पॉर्टेंट है और हर ईयर्स में इसके क्वेश्चंस 2 या 3 या इससे भी ज़्यादा आ सकते हैं। तो देखते हैं इसका पहला क्वेश्चन क्या है। पहला क्वेश्चन है हमारा, द कमिटी विच रिव्यू द ईआईए ईएमपी रिपोर्ट्स ऑफ डेवलपमेंटल प्रोजेक्ट इन मिनिस्ट्री ऑफ इन्वायरमेंट फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज इज कॉल्ड। मिनिस्ट्री ऑफ फॉरेस्ट क्लाइमेट चेंज में ईआईए और ईएमपी, ईएमपी मीन्स इन्वायरमेंटल मैनेजमेंट प्लान, ईआईए यानी इन्वायरमेंटल इम्पैक्ट असेसमेंट रिपोर्ट के डेवलपमेंट प्रोजेक्ट को जो इसको रिव्यू करती है, जो इसको मॉनिटर करती है, उस कौन सी कमेटी होती है जो इस पूरी रिपोर्ट को रिव्यू करके अपना नज़रिया बताती है, एक्सेप्ट करती है या रिजेक्ट करती है रिपोर्ट को या आपके फॉर्म को या आपके प्रोजेक्ट को। वो कमेटी जो होती है वो होती है इन्वायरमेंटल अप्रेजल कमेटी, जिसको ईआईए नोटिफिकेशन में 2006 और 1994 में एक्सपर्ट अप्रेजल कमेटी के नाम से भी जाना जाता है। एक्सपर्ट अप्रेजल कमेटी जो होती है ये यूनियन लेवल और स्टेट लेवल दोनों लेवल पे एग्जिस्ट करती है, दोनों लेवल पे इसको बनाया जाता है। और इसका जो मेन रोल होता है कि ये इन्वायरमेंटल क्लियरेंस को ग्रांट करना होता है किसी भी प्रोजेक्ट के लिए। कोई भी डेवलपमेंटल प्रोजेक्ट होता है, हर जगह आपको डेवलपमेंटल वर्ड मिलेगा। डेवलपमेंटल वर्ड की क्वेश्चनिंग ही आपके ईआईए के स्क्रीनिंग और स्कोपिंग यानी स्कोपिंग स्टेज पे इसको डिफाइन भी करना पड़ता है कि आपका प्रोजेक्ट डेवलपमेंटल प्रोजेक्ट है कि नहीं। ईआईए नोटिफिकेशन में जो ये इवेल्युएशन होता है इन्वायरमेंटल अप्रेजल कमेटी के द्वारा, वो 4 प्रोसेस होते हैं इसके: स्क्रीनिंग, स्कोपिंग, पब्लिक हियरिंग और अप्रेजल। जो आपकी एक्सपर्ट अप्रेजल कमेटी होती है ये सभी स्टेजेस में पार्टिसिपेट करती है सिवाय पब्लिक हियरिंग को छोड़ करके। और इसका जो रिकॉन्स्टिट्यूशन होता है बार बार, वो हर 3 साल पे होता है, हर 3 साल पे इसको चेंज किया जाता है। और इनका जो परफॉर्म करने का या एलिजिबल या किसी भी कमेटी को, इनकी एक्सपर्ट कमेटी में लोगों को बनाने का जो तरीका होता है, जो क्वालिफिकेशंस होती है, वो इनकी प्रोफेशनल, एक्सपर्ट और एज बेसिस पे डिसाइड की जाती है। प्रोफेशनल में इनकी डिग्री जो होती है तो प्लेन साइंस की होती है, एमए एमएससी पे, उस पर भी इनका 5 साल का एक्सपीरियंस के साथ होता है। या फिर आपकी इंजीनियरिंग डिग्री होती है, चाहे वो बीई हो चाहे वो बीटेक हो, जो 4 साल के एक्सपीरियंस पे। लॉ के भी डिग्री के बेसिस पे होता है, मैनेजमेंट की डिग्री के बेसिस पे होता है। इनकी इन्हीं बेसिस पे, डिग्री के बेसिस पे, इनके रिस्पेक्टिव फील्ड में इनके वर्क के बेसिस पे इनको प्रोफेशनल डिग्री माना जाता है और इनको उस टीम में एक एज अ प्रोफेशनल यूज़ किया जाता है। एक्सपर्ट्स जो होते हैं, एक्सपर्ट के लिए इनके कम से कम 15 साल का रिलेवेंट एक्सपीरियंस होना चाहिए उस इनकी पर्टिकुलर फील्ड में, वो भी हायर डिग्री के साथ, एडवांस डिग्री के साथ, जो कि एक पीएचडी की तरह होती है। एज इनकी 70 साल भी मानी गई है, 70 साल की एक्सपर्ट के तौर पे इनको रखा जाता है। लेकिन किसी किसी केसेस में अगर आपको ये सारे प्रोफेशनल और एक्सपर्ट क्राइटेरिया फुलफिल नहीं हो पा रहे हैं तो आप इसको 75 ईयर तक रिलैक्सेशन दिया जाता है, अलाउड किया जाता है। सेकेंड हमारा क्वेश्चन है, इन ईआईए आफ्टर ऑफिशियल नोटिफिकेशन टाइम गिवन टू होल्ड पब्लिक हियरिंग। ऑफिशियल नोटिफिकेशन के बाद ईआईएल में कितने दिन तक पब्लिक हियरिंग को होल्ड कर सकते हैं। इसमें बहुत सारे ऑप्शन है, काफ़ी कन्फ्यूजन होता है, 45 डेज 30 डेज, लेकिन दोनों का पर्सपेक्टिव अलग है। ईआईए नोटिफिकेशन 2006 में पब्लिक हियरिंग होल्ड करने के लिए 30 दिन का टाइम दिया जाता है हमारी किसी भी पब्लिक कमेटी को। अब देखिए, जो हमारे पब्लिक हियरिंग जो होता है वो एसपीसीबी, स्टेट पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड, और यूटीपीसीसी यानी यूनियन टेरिटरी पॉल्यूशन कंट्रोल कमेटी के जो मेंबर सेक्रेटरी होते हैं उन्हीं के पास ये अथॉरिटी होती है कि वो टाइम, डेट, एग्जैक्ट वेन्यू जो होता है वो डिसाइड करेंगे 7 दिनों के भीतर, जब प्रोजेक्ट का प्रोपोनेंट जो होगा फॉर्म 1 फिल करके मिनिस्ट्री को सबमिट कर देगा। उसके 7 दिन के भीतर इनको करना होगा। और पब्लिक्स को ये दिया जाता है कि वो 30 दिन के भीतर प्रोवाइड करें, उनका जो भी फर्निशिंग रिस्पॉन्स होता है वो मिनिस्ट्री को प्रोवाइड करें। और आपको इन चीज़ों की सूचना जो दी जाती है कि पब्लिक हियरिंग के लिए, जैसे आप साउथ इंडिया में कर रहे हो तो वहाँ की रीजनल लैंग्वेज या लोकल लैंग्वेज जो होगी, वहाँ का एक न्यूज़पेपर भी होगा, एक रेडियो चैनल भी होगा, टीवी चैनल जो भी होगा, सब कुछ होगा। तो आपको वहाँ के लोकल न्यूज़पेपर, लोकल रेडियो चैनल और लोकल टीवी चैनल पे ही इसको एडवर्टाइज़ करना पड़ेगा ताकि पब्लिक तक ये पहुँच पाए, लोग इसको समझ पाएँ। और आपको उसी न्यूज़ चैनल पे या उसी रेडियो या न्यूज़पेपर में ये भी एडवर्टाइज़ करना होगा कि आप जो ईआईए, जिस जिस प्रोजेक्ट के ईआईए के लिए आप करने जा रहे हो पब्लिक हियरिंग, उसकी कॉपी, पूरी फुल कॉपी या समरी की कॉपी कहाँ पे अवेलेबल है, ताकि पब्लिक हियरिंग में पार्टिसिपेट करने से पहले पब्लिक का जो रिप्रेजेंटेटिव होगा या पब्लिक जो होगी उसको अच्छे से स्टडी कर सके।
और आप किसी भी इसमें बहुत रेयर चांसेस होते हैं कि टाइम डेट वेन्यू को चेंज करने की, क्योंकि एक बार आप एडवर्टाइज कर चुके हो तो बहुत ही इमरजेंसी केसेस में ही आप इसको डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट की सलाह से चेंज कर सकते हैं, और सेम प्रोसेस आपको रिपीट करना पड़ेगा जब आप नई डेट चुनते हैं। लेकिन नई डेट और टाइम वेन्यू जो आपका चुना जाएगा वो चुना जाएगा मेंबर ऑफ सेक्रेटरी, जो 3.1 में आपका लिखा गया है। एसपीसीबी और यूटीपीसीसी जो होगा वो वहाँ का जो डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट होगा उससे सलाह मशवरा करके नया टाइम और डेट आपको प्रोवाइड करेगा, जो कि आपको फिर से उसी सेम न्यूज़ चैनल, सेम टीवी, सेम रेडियो चैनल पे और सेम न्यूज़पेपर में फिर से एडवर्टाइज करना पड़ेगा। तीसरा आपका क्वेश्चन है, इन द स्क्रीनिंग स्टेज ऑफ EIA द इम्पैक्ट लेवल ऑफ डेवलपमेंट प्रोजेक्ट इज नॉट डिस्क्रीनेबल, देन व्हाट स्टेप्स शुड बी अडॉप्टेड। देखो EIA में आप ये देखते हो कि स्क्रीनिंग स्टेज में आप आइडेंटिफाई करते हो कि हाँ इसका लॉन्ग टर्म इम्पैक्ट है कि शॉर्ट टर्म इम्पैक्ट है, हाई इम्पैक्ट का मैग्नीट्यूड है, कि इस प्रोजेक्ट से आपके एटमॉस्फेयर या इन्वायरमेंट में कैसा इंपैक्ट होने वाला है, ज़्यादा होगा या कम होगा, या लॉन्ग टर्म होगा या शॉर्ट टर्म होगा। अगर आपको ये आइडेंटिफाई नहीं हो पा रहा है, या ये मेथोडोलॉजीज जो होती हैं दुनिया भर की, मैट्रिक्स हो गई, चेकलिस्ट हो गई, एडहॉक हो गया, GIS का ओवरले हो गया, इन सारी मेथोडोलॉजी को लगाने के बावजूद भी आप आइडेंटिफाई नहीं कर पा रहे हो, तो आप रैपिड EIA करते हो। क्योंकि कंप्रिहेंशन EIA में हम देखते हैं कि कंप्रिहेंशन EIA में हमको स्टडी करने के लिए पूरे 9 महीने की ज़रूरत होती है, यानी 3 सीजन, एक सीजन में 3 मंथ होते हैं। लेकिन रैपिड EIA में फास्ट होती है थोड़ा सा, तो इसमें हम 3 मंथ के ही बेसिस पे वहाँ की बेसलाइन स्टडी करके एयर क्वालिटी, वाटर क्वालिटी, सॉइल क्वालिटी, वहाँ के फ्लोरा एंड फोना, अब बाकी सारे क्राइटेरिया को अच्छे से स्टडी करके हम टूल्स टेक्निक्स की मदद लेते हुए ये बता देंगे कि हाँ किस लेवल की इंटेंसिटी का इम्पैक्ट होगा, किस लेवल का नहीं होगा, जिससे आप EIA को स्क्रीन करने, प्रोजेक्ट को ये बता सकोगे या स्क्रीन कर सकोगे कि हाँ इसको EIA की नीड है या नहीं। चौथा क्वेश्चन है, कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस इस परफॉर्म ड्यूरिंग, जो CBA होती है ये भी एक तरीके का टूल और टेक्निक्स ही है EIA में, कि ये किस फेज़ में परफॉर्म होती है। क्या डिज़ाइन फेज़ में ही, जब आप किसी प्रोजेक्ट को डिज़ाइन कर रहे हो उसी फेज़ पे ही CBA आप परफॉर्म कर दोगे, या इम्प्लीमेंटेशन फेज़ में, या मेंटेनेंस फेज़ में, या फिजिबिलिटी स्टडी फेज़ में। तो ऑब्वियस ही बात है, डिज़ाइन फेज़ में आप कोई चीज़ बना ही रहे हो तो आप उसकी CBA एनालिसिस नहीं कर सकते, क्योंकि आपको पता नहीं है कि एग्जैक्ट कॉस्ट क्या है चीज़ों की। आप एक एस्टीमेट बना सकते हो लेकिन आप CBA एनालिसिस परफॉर्म नहीं कर सकते। CBA एनालिसिस एग्जैक्ट कॉस्ट पे ही डिपेंड करेगी। इम्प्लीमेंटेशन जब प्रोजेक्ट आपका इम्प्लीमेंट कर रहे हो तब भी नहीं, सही नहीं होता, और मेंटेनेंस फेज़ पे तो कभी नहीं हो सकता। तो फिजिबिलिटी स्टडी फेज़ पे ही आप CBA एनालिसिस कर सकते हैं। देखिए CBA एनालिसिस बेसिकली एक तरीके का टूल होता है जो कि ये इवेल्यूएट करता है कि हाँ आपकी कॉस्ट जो है उस प्रोजेक्ट पे जो आप इन्वेस्ट कर रहे हो उस प्रोजेक्ट से आपको बेनिफिट कितना होने वाला। इसमें आपकी इन्वायरमेंटल वैल्यूज़ को भी इंक्लूड किया जाता है कि हाँ इन्वायरमेंटल वैल्यू के बेसिस पे आपकी ये वैल्यू दोनों को इक्विवेलेंट मान करके स्टडी की जाती है, जो इसकी जो कि इसका मेन ऑब्जेक्टिव ही होता है। और इसके 2 मेथड्स होते हैं, डायरेक्ट मेथड और इनडायरेक्ट मेथड। डायरेक्ट मेथड में जो होता है वो CBM यानी कंटीजेंट वैल्यूएशन मेथड्स होता है। इनडायरेक्ट मेथड से आपका क्वेश्चन पे भी आ चुका है कि हेडोइक प्राइसिंग मेथड क्या होता है, ट्रेवल कॉस्ट मेथड क्या होता है, एवॉइडेड कॉस्ट मेथड और डोज रिस्पांस मेथड। इन सारे मेथड को आप स्टडी करिए, समझिए क्या होते हैं। जब हम क्लास लेंगे तो उसको डिटेल में डिस्कस करेंगे। क्वेश्चन 5 है हमारा, फॉर्मल EIA बिकेम एन इंटीग्रल पार्ट ऑफ इन्वायरमेंटल मैनेजमेंट इन इंडिया बाय नोटिफिकेशन फॉर द फर्स्ट टाइम इन इंडिया। देखो EIA इंटीग्रल पार्ट हुआ इन्वायरमेंटल मैनेजमेंट का इंडिया में किस साल से हुआ, तो आपको पहले ही पता है EIA 1994 नोटिफिकेशन सबसे पहले का है, तो 1994 इसका सही आंसर है। देखो EIA जो स्टार्ट हुआ था वो 1976 और 1977 में ही प्लानिंग कमीशन ने DST को ही बोल दिया था कि आप ऐसा करिए, तो उन्होंने रिवर वैली प्रोजेक्ट के लिए एक इन्वायरमेंटल एंगल से इवेल्यूएट करना स्टार्ट कर दिया था। लेकिन इन्वायरमेंटल हमारा जो प्रोटेक्शन एक्ट है 1986 उसके ऑब्जेक्टिव को फुलफिल करने के लिए हमें EIA लाना पड़ा। अब भोपाल गैस ट्रेजिडी के बाद जो हमारा EPA आया था और बाकी सब चीज़ें होने लगी थी, तो हाँ ये हो गया कि आप EPA के ऑब्जेक्टिव में ही ये मेंशन था कि इन्वायरमेंटल मेन कंसर्न होगा। तो किसी भी प्रोजेक्ट, किसी भी चीज़ को इस्टेब्लिश करने के लिए इन्वायरमेंट को मेन कंसर्न लिया जाने लगा। तो आपके EPA के ही पार्ट में EPA के ऑब्जेक्टिव को फुलफिल करने के लिए ही EIA 1994 को इस्टेब्लिश किया गया। बेस्ट प्रैक्टिस इन स्कोपिंग रिक्वायर, स्कोपिंग में बेस्ट प्रैक्टिस क्या होगी कि आप मतलब किस बेसिस पे आपकी तरीका क्या होगा कि आप स्कोपिंग को अच्छे तरीके से आप इम्प्लीमेंट करोगे, आइडेंटिफाई कर सकोगे या परफॉर्म कर सकते हो। साइट विजिट से रिलेवेंट एक्सपीरियंस ऑफ अदर सिमिलर डेवलपमेंट प्रोजेक्ट,
या फिर एम्प्लॉइंग फॉर्मल स्कोपिंग टेक्निक्स। तो आप साइट विजिट करोगे तब भी आपको पता चल जाएगा। हाँ, स्कोपिंग में आप क्या करते हो, स्कोपिंग में बेसिकली आप टर्म एंड कंडीशन अप्लाई करते हो, टर्म ऑफ रेफरेंस क्या होता है ये, या फिर उसकी डेवलपमेंट ऑब्जेक्टिव को जानते हो कि हाँ ये प्रोजेक्ट का डेवलपमेंट ऑब्जेक्टिव क्या है। तो ये तीनों को अप्लाई करने पे ही आपको ये सही माना जाएगा। तो स्कोपिंग में बेसिकली ये भी क्वेश्चन आ चुका है कि टर्म ऑफ रेफरेंस किस स्टेज पे ईआईए में अप्लाई किया जाता है, तो वो होती है स्कोपिंग स्टेज आपकी। स्कोपिंग स्टेज में यही होता है कि आपको कैटेगरी में आप बताओगे कि हाँ, आप जब फॉर्म 1 फिल होकर के मिनिस्ट्री को सबमिट हो गया तो आप बताओगे प्रोजेक्ट के प्रोपोनेंट को कि हाँ ये क्राइटेरिया है, टर्म ऑफ रेफरेंस है, इसके बेस पे आप काम करेंगे। अगर आप उसको 60 दिन के भीतर नहीं बनाते हैं तो प्रोजेक्ट अप्लीकेंट फिर अपने टर्म ऑफ रेफरेंस पे चला जाएगा और आपको उसको मानना पड़ेगा, और उसी वही टर्म ऑफ रेफरेंस इन्वायरमेंटल क्लियरेंस की साइट या MOEFCC की जो साइट है उस पर पूरी तरीके से पब्लिश कर दी जाएगी और आपको उसको एक्सेप्ट करना पड़ता है। द डिसीजन मेकिंग प्रोसेस इन EIA जनरली डज नॉट इंक्लूड। डिसीजन मेकिंग प्रोसेस EIA जो EIA के डिसीजन मेकिंग प्रोसेस में इसमें से कौन सी चीज़ें होती हैं जो इंक्लूडेड नहीं है, CBA नहीं है, प्रोसीजरल इन्फॉर्मेशन नहीं है, सोशियो इकोनॉमिक एस्पेक्ट नहीं है, ऑपरेशनल मैनेजमेंट नहीं है। CBA तो है ही आपका, प्रोसीजरल इन्फॉर्मेशन तो बहुत ज़रूरी है, ऑडिटिंग के लिए भी ज़रूरी होता है, सोशियो इकोनॉमिक एस्पेक्ट EMP के लिए, इन्वायरमेंटल मैनेजमेंट प्लान के लिए आपको इसको बहुत ही ज़रूरी इंपॉर्टेंट क्राइटेरिया होता है। ये ऑपरेशनल मैनेजमेंट एक तरीके का अलग प्रोसेस होता है, आप किस तरीके से अपने प्रोजेक्ट को ऑपरेट और मैनेजमेंट करते हो, तो ऑब्वियस सी बात है यही नहीं होगा। इको लेबलिंग ऑफ द कमर्शियल प्रोडक्ट इज रेगुलेटेड बाई। देखो इको लेबलिंग ये आ गया आपका ISO, ये ऑडिटिंग का भी पार्ट होता है। इसमें इसी बेस पे आपकी ऑडिटिंग और मॉनिटरिंग की जाती है इन्वायरमेंटल मैनेजमेंट प्लान में, और इससे क्वेश्चन हर साल आते हैं, काफ़ी आते हैं, जिसमें पूछा गया इको लेबलिंग ISO के किस लिस्ट के अंदर किस क्राइटेरिया में आता है, तो वो होती है 14,020। कुछ यहाँ पे एग्जांपल दे दिया हूँ मैं ताकि आप इसको देख लो अच्छे तरीके से, और इसमें से एक दो क्वेश्चन तो कंफर्म आना ही होता है, या तो सिंपल क्वेश्चन पूछेगा या तो मैचिंग के लिए पूछेगा आपसे। जैसे कि ISO 14,001 इन्वायरमेंटल मैनेजमेंट के लिए है आपका, और ISO 14,010 जो है आपका वो है आपका इन्वायरमेंटल ऑडिटिंग के लिए, और ISO 14,020 जो है आपका वो इन्वायरमेंटल लेबलिंग के लिए है, 14,040 है जो आपका लाइफ साइकिल असेसमेंट के लिए है। बाकी ये भी आप ध्यान से देखिएगा। हमारा 9वां क्वेश्चन है EIA ऑफ पोर्ट एंड हार्बर प्रोजेक्ट्स इन्वॉल्व इम्पैक्ट असेसमेंट ऑन। किसी भी पोर्ट और हार्बर जो एरिया होता है वहाँ पे प्रोजेक्ट जो भी बनाया जा रहा है, जो भी स्टैब्लिश किया जा रहा है, उसके लिए इसमें से कौन से क्राइटेरिया जो होंगे इम्पैक्ट असेसमेंट में आइडेंटिफाई करके। देखो EIA में हर चीज़ को आइडेंटिफाई नहीं किया जाता। जब भी आप इम्पैक्ट एनालिसिस करते हो तो आपको मेजर चीज़ें पता होनी चाहिए कि हाँ ये मेजर चीज़ें कौन सी हैं जो इस प्रोजेक्ट के द्वारा ज़्यादा इम्पैक्ट करेंगी। अब जैसे कि आप कोई भी थर्मल पावर कारपोरेशन बना रहे हो या फिर NTPC इस्टेब्लिश कर रहे हो तो उससे वाटर पे इम्पैक्ट पड़ेगा, थर्मल पोल्यूशन होने से एयर पे इम्पैक्ट पड़ेगा, सॉइल पे क्या इम्पैक्ट पड़ेगा कि नहीं पड़ेगा, या मेजर इम्पैक्ट में आएगा कि नहीं, तो आपको मेजर इम्पैक्ट को ही आइडेंटिफाई करना पड़ेगा, उसी पे ही फोकस करना पड़ेगा। तो इसी में वही पूछ रहा है कि कौन सा प्रोजेक्ट, हमेशा आप यही आइडेंटिफाई करना कि क्या मेजर प्रोजेक्ट मेजर इम्पैक्ट में ये आ रहा है। बायोलॉजिकल इन्वायरमेंट आ जाएगा, जो भी कोस्टल एरिया के जो भी हार्बर एरिया के होंगे वो बायोलॉजिकल इन्वायरमेंट में आ जाएंगे। एयर इन्वायरमेंट में ऑब्वियस सी बात है पॉल्यूशन तो होगा, उसको भी ध्यान में रखा जाएगा। सॉइल, क्या ये इंपॉर्टेंट क्राइटेरिया होगा उस जगह के लिए, अब कोस्टल लाइन के एरिया के लिए, या फिर सोशल इन्वायरमेंट तो सब में इंपॉर्टेंट होता है। तो यहाँ पे सॉइल इन्वायरमेंट जो होगा वो मेजर इम्पैक्ट में कंसीडर किया जा नहीं किया जाता, बाकी 1, 2 और 4 आपके किए जाते हैं। इन्वायरमेंटल मैनेजमेंट प्लान इज एसोसिएटेड विथ। देखो इन्वायरमेंटल मैनेजमेंट प्लान EMP और इन्वायरमेंटल मैनेजमेंट, ये दो चीज़ों में आपको डिफरेंस थोड़ा सा समझना चाहिए। देखो इन्वायरमेंट इसमें से ही पूछ रहा है कि इन्वायरमेंटल मैनेजमेंट प्लान इज एसोसिएटेड विथ EIS इन्वायरमेंटल इम्पैक्ट स्टेटमेंट, इन्वायरमेंटल ऑडिटिंग, या फिर ISO, या फिर LC यानी लाइफ साइकिल असेसमेंट। तो इसमें से किस में है कि जो उससे एसोसिएटेड होता है वो होती है आपकी इन्वायरमेंटल ऑडिटिंग। अब इन्वायरमेंटल मैनेजमेंट जो होता है कि इन्वायरमेंटल मैनेजमेंट में आपके इन्वायरमेंटल ऑडिटिंग, EIA, EIS, SEA यानी स्ट्रेटेजिक इन्वायरमेंटल असेसमेंट सारी चीज़ें आ जाती हैं। लेकिन इन्वायरमेंटल मैनेजमेंट प्लान भी इन्वायरमेंटल मैनेजमेंट में आएगा, लेकिन इन्वायरमेंटल मैनेजमेंट प्लान में EIS और बाकी ISO ये सब चीज़ें नहीं आएंगी। इन्वायरमेंटल मैनेजमेंट प्लान में यानी आप किस तरीके से प्लानिंग कर रहे हो तो उसमें सिर्फ यही आएगा ऑडिटिंग, कि आपने प्रोजेक्ट जो बनाया है वो इन्वायरमेंटल मैनेजमेंट प्लान का हिस्सा है, तो आप उसकी ऑडिटिंग किस बेस पे करोगे। ऑडिटिंग के लिए आपको ISO के सारे स्टैंडर्ड को फॉलो करने पड़ते हैं, उसी के सारे स्टैंडर्ड के बेस पे आप उसकी ऑडिटिंग करते हो।
EIS जो होता है ये एक तरीके का इम्पैक्ट असेसमेंट होता है जो डॉक्यूमेंटेशन वेरिफिकेशन इन्फॉर्मेशन आपको प्रोवाइड करता है EIA में यूज़ होने वाले डिफरेंट प्रोसेस के लिए, जो कि 3 बेसिस पे होते हैं बेसिकली। जो इसका मेथड होता है वो की इशूज़, बैकग्राउंड टू द प्रपोज्ड डेवलपमेंट और इन्वायरमेंटल इम्पैक्ट असेसमेंट ऑन द टॉपिक एरियाज। तो ये इन्वायरमेंटल ऑडिटिंग से भी क्वेश्चंस काफ़ी आते हैं, और इसके स्टेप्स क्या होते हैं इन्वायरमेंटल ऑडिटिंग के, सारी चीज़ें फिर डिस्कस करेंगे आगे। तब तक के लिए थैंक यू एंड हैप्पी लर्निंग।